Hello everyone. Welcome to For Nurses Preparation YouTube channel. I'm Neeraj Kumar Kathal. Today is 17th December 2021 and today's important nursing MCQs are: first question. A client has edema in the lower extremities during the day which disappears at night. एक ऐसा पेशेंट आपके पास आता है जो ये कंप्लेन करता है कि उसे लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में दिन के समय एडिमा हो जाता है और नाइट के समय ये एडिमा ठीक हो जाता है, डिसअपियर हो जाता है. With which medical problem does the nurse conclude this clinical finding is consistent? इस बात को सुनने के बाद एज अ नर्स आप नीचे बताए ऑप्शंस में से किस डिजीज कंडीशन के कारण ये फाइंडिंग हो रही है ऐसा मानेंगे. आपके ऑप्शंस हैं: ऑप्शन 1 पल्मोनरी एडिमा, ऑप्शन 2 मायोकार्डियल इंफ्रैक्शन, ऑप्शन 3 राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर या फिर ऑप्शन 4 क्रॉनिक ऑब्स्ट्रक्टिव लंग डिजीज. इन चारों में से किस फाइंडिंग के द्वारा ये देखा जाएगा, माना जाएगा कि पेशेंट की लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में यानी उसके पैरों में दिन के समय सूजन आ जाती है, एडिमा आ जाती है और रात के समय ये नॉर्मल हो जाती है, ठीक हो जाती है. आप चाहें तो वीडियो को देखते हुए अपने आंसर्स कमेंट सेक्शन में पुट कर सकते हैं और वीडियो को पूरा देखने के बाद एनालाइज कर सकते हैं कि आपका कितना स्कोर रहा. द राइट आंसर इज ऑप्शन 3. यहां पर क्लाइंट के द्वारा जो कंप्लेन की जा रही है इसका सबसे बड़ा कारण है राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर. राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर. आइए किस प्रकार से ये कंडीशन इस पेशेंट में इस प्रकार की फाइंडिंग को जनरेट करती है इसे जान लेते हैं. राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर कॉजेज इंक्रीज प्रेशर इन सिस्टमिक वीनस सिस्टम which leads to fluid shift into the interstitial space. सबसे पहले हम यहाँ पर ह्यूमन हार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं. अब इस पेशेंट के अंदर जो राइट वेंट्रिकुलर है उसका फेलियर हो गया है. राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होने के कारण इस पेशेंट में जो सिस्टमिक वीनस सिस्टम है उसके अंदर प्रेशर बढ़ जाएगा. इस पेशेंट का जो राइट वेंट्रिकल है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पा रहा जिसकी वजह से यहाँ मौजूद जो ब्लड है वो आगे पल्मोनरी आर्टरीज में नहीं भेजा जा रहा. इसकी वजह से इस चैम्बर में प्रेशर बढ़ता है. इससे पिछले चैम्बर यानी कि राइट एट्रियम में प्रेशर बढ़ता है और फिर उसके बाद यहाँ पर पूरी बॉडी का डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लाकर डालने वाली सुपीरियर वेना कावा और इंफीरियर वेना कावा दोनों में ही प्रेशर बढ़ने लगता है. तो हम कह सकते हैं राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर होने पर पेशेंट में सिस्टमिक वीनस रिटर्न जो है वो धीमा हो जाएगा, वहाँ पर प्रॉब्लम होगी और इस फ्लूइड एक्यूमुलेशन, इस फ्लूइड बिल्डअप की वजह से ये जो फ्लूइड है वो इंटरस्टिशियल स्पेसेस में एक्सेसिवली एक्यूमुलेट होने लगेगा. ब्लड आगे नहीं जा पा रहा है तो अब क्या होगा, ये जो ब्लड है ये हमारे बॉडी टिश्यूज़ के बीच में एक्यूमुलेट होने लगेगा, जमा होने लगेगा और इस वजह से पेशेंट की बॉडी में एडिमा होने लगेगी. बिकॉज ऑफ ग्रेविटी द लोअर एक्सट्रीमिटीज आर अफेक्टेड फर्स्ट इन एम्बुलेटरी क्लाइंट. पेशेंट आपसे ये कहता है कि दिन के समय उसके पैरों में सूजन आ जाती है और वो जब रात को सोता है तो ये सूजन जो है, एडिमा जो है वो ठीक हो जाती है. इसका कारण यही है कि दिन में जब पेशेंट मूवमेंट करता रहता है तो ग्रेविटी के कारण जितना भी फ्लूइड बिल्डअप है
मोस्टली उसकी लोअर एक्सट्रीमिटीज में एक्यूमुलेट होता है, और रात को जब पेशेंट एक स्टिल पोजीशन में होता है, लेटा हुआ होता है, हॉरिजेंटल फ्लैट पोजीशन में होता है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट इस चीज से को ठीक कर देता है और जो सूजन है वो हट जाती है। एक बार पूरे कॉन्सेप्ट को क्विकली समराइज कर लेते हैं। पेशेंट आपके पास आया, उसमें राइट हार्ट फेलियर था। राइट हार्ट फेलियर होने की वजह से पेशेंट का जो सिस्टमिक वीनस सिस्टम है उसके अंदर प्रेशर बढ़ने लगता है, फ्लूइड एक्यूमुलेट होने लगता है। अब ये बढ़ा हुआ फ्लूइड वहाँ से टिश्यूज़ के बीच पहुँचने लगता है, जिसकी वजह से टिश्यूज़ में सूजन या एडिमा डेवलप हो जाती है। पेशेंट दिन के समय एडिमा को देखता है जबकि रात को ये ठीक हो जाती है। इसका कारण है कि दिन के समय जब पेशेंट एम्बुलेट करता है तो ग्रेविटी के इफेक्ट के कारण लोअर एक्सट्रीमिटीज़ में फ्लूइड का ज़्यादा एक्यूमुलेशन होता है, और जैसे ही पेशेंट रात को रेस्ट करता है, हॉरिजॉन्टल पोजीशन में आता है, उसकी ये एडिमा सबसाइड हो जाती है। होपफुली ये कॉन्सेप्ट आपको क्लियर हो गया होगा। डायग्राम को याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट वेंट्रिकुलर हार्ट फेलियर कॉजेज edema in lower extremities during the daytime and it subsided after the rest. Next question, the SA node is situated in the, आपको बताना है कि आपके हार्ट में पाया जाने वाला साइनोएट्रियल नोड जो है वो किस जगह पर एग्जैक्टली लोकेट होता है। ऑप्शन ए लेफ्ट एट्रियम में, ऑप्शन बी राइट वेंट्रिकल में, ऑप्शन सी लेफ्ट वेंट्रिकल में, या फिर ऑप्शन डी राइट एट्रियम में। किस जगह पर आपको साइनोएट्रियल नोड पाया जाता है। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, ऐसे नोड जो है इसे आप नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं। इसे आप नेचुरल पेस मेकर ऑफ हार्ट के नाम से जानते हैं, यानी कि हमारे जो हार्ट के द्वारा कॉन्ट्रैक्शंस किए जाते हैं उन कॉन्ट्रैक्शन की शुरुआत इसी ऐसे नोड के द्वारा की जाती है। जो आपका ऐसे नोड है वो आपके हार्ट के राइट एट्रियम में पाया जाता है। हार्ट के राइट एट्रियम चैम्बर में जहाँ पर सुपीरियर वेना कावा मिलती है, ओपन होती है, इसी के जस्ट पास में ऐसे नोड सिचुएटेड रहता है। याद रखिएगा, राइट एट्रियम में सुपीरियर वेना कावा ओपनिंग के जस्ट पास ऐसे नोड सिचुएटेड होता है। ये हार्ट का पेसमेकर कहलाता है, यानी कि हार्ट के कॉन्ट्रैक्शन यही जनरेट करवाता है, और इसमें ये क्षमता होती है कि ये लगभग 100 बीट्स पर मिनट की रेट से हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट करवा सके। नेक्स्ट क्वेश्चन, अ कॉमन फाइंडिंग इन मोस्ट चिल्ड्रन विथ कार्डियक एनोमलीज इज। बच्चों में ज़्यादातर जो कार्डियक एनोमलीज पाई जाती हैं उनसे संबंधित कौन सी फाइंडिंग अक्सर देखने को मिलती है। कार्डियक एनोमलीज से सफरिंग बच्चों में कौन सी कॉमन फाइंडिंग आपको हमेशा देखने को मिलती है। ऑप्शन ए मेंटल रिटार्डेशन, ऑप्शन बी डिलेड फिजिकल ग्रोथ, ऑप्शन सी साइनोसिस एंड क्लबिंग ऑफ फिंगर टिप्स, ऑप्शन डी अ फैमिली हिस्ट्री ऑफ कार्डियक एनोमलीज। The right answer is option B is correct. याद रखिएगा, अगर किसी बच्चे में कोई कार्डियक एबनॉर्मलिटी है, कार्डियक डिजीज़ है, तो ज़्यादातर बच्चों के अंदर आपको डिलेड फिजिकल ग्रोथ देखने को मिलती है, यानी बच्चे का जो विकास है उसकी उम्र के बाकी बच्चों की तुलना में धीमा होता है। डिलेड फिजिकल ग्रोथ इज सीन commonly in children who is having cardiac anomalies. Option B correct. Question number 5. The inability to read small words held at usual distance is a primary feature of। किस डिजीज कंडीशन में आप
एक यूजुअल डिस्टेंस पर रखे गए बुक के छोटे शब्दों को नहीं पढ़ पाते हैं? ऑप्शन ए मायोपिया, ऑप्शन बी एस्टिग्मेशन, ऑप्शन सी प्रेसबायोपिया, ऑप्शन डी कैटरेक्ट। The right answer is option C. ओल्ड एज में हमारी आइज की क्षमताओं में कमी आ जाती है, इसे हम प्रेसबायोपिया के नाम से जानते हैं, और इससे सफरिंग पर्सन एक यूजुअल डिस्टेंस पर रखी बुक को नहीं रीड कर पाता है। ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, वंदे मातरम स्कीम वर्किंग अंडर विच प्रोग्राम? वंदे मातरम स्कीम जो है वो किस प्रोग्राम के तहत काम करती है या आती है? ऑप्शन ए RCH प्रोग्राम, ऑप्शन बी JSY प्रोग्राम, ऑप्शन सी IMNCI प्रोग्राम, ऑप्शन डी ICDS प्रोग्राम। The right answer is ऑप्शन ए। वंदे मातरम स्कीम जो है वो RCH प्रोग्राम के तहत आने वाली स्कीम है। वंदे मातरम स्कीम वर्किंग अंडर द RCH प्रोग्राम। ऑप्शन ए इज करेक्ट। आइए इस स्कीम के बारे में कुछ और पॉइंट्स को डिस्कस कर लें, इंपॉर्टेंट है ये। Vande Mataram, a program dedicated to mothers, was launched on 9 February 2004 with the objective to improve the access of safe motherhood services and to reduce the maternal and neonatal death significantly. वंदे मातरम प्रोग्राम को 9 फरवरी 2004 को लॉन्च किया गया था। इसका उद्देश्य था कि सेफ मदरहुड सर्विसेज को प्रोवाइड करना, यानी किसी गर्भवती महिला को अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड करना, साथ ही साथ मैटरनल और नियोनेटल डेथ्स को कम करना। वंदे मातरम स्कीम RCH प्रोग्राम रिप्रोडक्टिव चाइल्ड हेल्थ स्कीम के तहत आती है। क्वेश्चन नंबर 7, अ क्लाइंट हैज़ अ बोन मैरो एस्पायरेशन परफॉर्म्ड। एक क्लाइंट में बोन मैरो एस्पायरेशन किया गया है। आफ्टर द प्रोसीजर व्हाट इज द फर्स्ट नर्सिंग एक्शन? बोन मैरो एस्पायरेशन प्रोसीजर के बाद पहला नर्सिंग एक्शन क्या किया जाएगा, इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन 1, पोजीशन द क्लाइंट ऑन द अफेक्टेड साइट। आप पेशेंट को अफेक्टेड साइट की तरफ पोजीशन देंगे। ऑप्शन 2, क्लींस द साइट विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। आप साइट को एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन के द्वारा क्लीन करेंगे। ब्रीफली अप्लाई द प्रेशर ओवर द एस्पायरेशन साइट। हम एस्पायरेशन साइट पर हल्का प्रेशर रखेंगे। ऑप्शन 4, बीइंग फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग फॉर क्लाइंट्स वाइटल साइंस। हम क्लाइंट के वाइटल साइंस को फ्रीक्वेंटली मॉनिटर करेंगे। बोन मैरो एस्पायरेशन, बोन मैरो कहाँ पाया जाता है, पहले तो आप ये जान लीजिए। हमारी जो बोन्स हैं इनके अंदर जो सब्सटेंस पाया जाता है जो कि जनरली डिफरेंट ब्लड सेल्स के फॉर्मेशन के लिए साइट मानी जाती है, उसे हम बोन मैरो के नाम से जानते हैं। हड्डियों के बीच पाया जाने वाला सब्सटेंस बोन मैरो है। इसे आप निडल द्वारा बाहर एस्पायरेट करते हैं तो ये प्रोसीजर बोन मैरो एस्पायरेशन कहलाता है। इस प्रोसीजर के बाद इन चारों इंटरवेंशन में से कौन सा फर्स्ट नर्सिंग एक्शन रहेगा? द राइट आंसर इज ऑप्शन 3। यहाँ पर जो इम्पॉर्टेंट प्रायोरिटी नर्सिंग एक्शन रहेगा वो रहेगा ब्रीफली अप्लाई प्रेशर ओवर द एस्पायरेशन साइट। हम बोन मैरो को एस्पायरेट करने के बाद वहाँ से फर्दर किसी प्रकार का ब्लड लीकेज ना हो, इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए उस एस्पायरेशन साइट पर हल्का सा प्रेशर अप्लाई करेंगे, दबाव बना के रखेंगे ताकि वहाँ पर क्लॉटिंग मैकेनिज्म हो जाए और
फर्दर ब्लीडिंग या किसी प्रकार की कॉम्प्लिकेशन ना हो पाए। ऑप्शन 1 में कहा गया था कि पोजीशन द क्लाइंट ऑन अफेक्टेड साइड, ऐसा करना जरूरी नहीं है क्योंकि इतना ज़्यादा यहाँ पर लॉस होने की संभावना नहीं रहती है। इसके अलावा ऑप्शन 2 कहता है क्लीन द साइट विथ एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन। क्वेश्चन पर गौर कीजिएगा, यहाँ पर पूछा गया था कि प्रोसीजर खत्म होने के बाद आप क्या करेंगे। एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से क्लीन तो आप प्रोसीजर परफॉर्म करने से पहले करते हैं, तो ये ऑप्शन भी आपका गलत माना जाएगा। लास्ट ऑप्शन था बीइंग फ्रीक्वेंट मॉनिटरिंग ऑफ क्लाइंट्स वाइटल साइंस, ये भी गलत ऑप्शन है क्योंकि इस प्रकार के प्रोसीजर में क्लाइंट के वाइटल साइंस को लगातार मॉनिटर करना आवश्यक नहीं है। सो ऑप्शन 3 इज करेक्ट। Next question. A person seeing a design on wallpaper perceives it as a animal. This is an example of. अगर कोई पर्सन किसी दीवार पर लगी पेंटिंग को देखकर उसे एक एनिमल के रूप में मानता है तो ये क्या कहलाएगा। गौर कीजिएगा, यहाँ पर पेशेंट द्वारा पेंटिंग को एनिमल समझा जा रहा है, यानी रॉन्ग परसेप्शन हो रहा है। तो इस सिचुएशन को आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए डेल्यूशन, ऑप्शन बी हेल्यूसिनेशन, ऑप्शन सी इल्यूशन या फिर ऑप्शन डी आइडिया ऑफ रेफरेंस। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। इसे हम इल्यूशन के नाम से जानेंगे। इल्यूशन एक ऐसी घटना है जहां पर किसी प्रकार का स्टिमुलाई तो प्रेजेंट होता है लेकिन उसे गलत परसीव किया जाता है, यानी कि पेशेंट ने दीवार पर लगी तस्वीर को, पेंटिंग को एनिमल समझ लिया। ये गलत परसेप्शन का उदाहरण है। इसके अलावा एक और उदाहरण जिससे आप इजीली इसे समझ सकते हैं, मान लीजिए किसी सड़क पर या अंधेरी जगह पर कोई रस्सी पड़ी हुई थी, रोप पड़ी थी, आप उसे सांप समझ लेते हैं, तो ये भी इल्यूशन का ही एग्जाम्पल है। यानी स्टिमुलाई के प्रेजेंस में उससे गलत परसीव करना इल्यूशन कहलाता है। इसी से मिलता जुलता नेक्स्ट अपन उदाहरण देखते हैं, हेल्यूसिनेशन। हेल्यूसिनेशन का मतलब होता है कि रियल स्टिमुलाई तो एब्सेंट है लेकिन फिर भी पेशेंट को परसेप्शंस हो रहे हैं। मान लीजिए पेशेंट आपसे कहता है कि वो सामने कोई आदमी है, वो क्या अजीब हरकतें कर रहा है, लेकिन जब आप सामने देखते हैं तो वहाँ पर कोई पर्सन नहीं होता। तो यहाँ पर पेशेंट को ऐसी चीज़ें फील हो रही हैं, सुनाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं जो कि एक्चुअल में है ही नहीं। तो ये कंडीशन हेल्यूसिनेशन कहलाती है। इसके अलावा डेल्यूशन शब्द का एग्जैक्ट मतलब होता है किसी भी पेशेंट या पर्सन के द्वारा किसी गलत चीज को सही मान लेना और आप उसे कितने भी फैक्ट्स बताएं लेकिन वो अपने बिलीफ को नहीं बदले। इट इज अ अनशेकेबल फॉल्स फिक्स्ड बिलीफ। क्वेश्चन नंबर 9। When a patient has a very strong belief that someone is going to harm him, he is exhibiting. अगर किसी पर्सन को ये पूर्ण विश्वास हो जाता है कि उसके आसपास कोई है जो उसे मारना चाहता है, उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, तो इसे आप क्या कहेंगे। ऑप्शन ए डेल्यूशन ऑफ रेफरेंस, ऑप्शन बी डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन, ऑप्शन सी डेल्यूशन ऑफ ग्रैंडियोर या फिर ऑप्शन डी डेल्यूशन ऑफ इन्फ्लुएंस। इन चारों ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन सही होगा, कमेंट सेक्शन में जरूर आंसर लिखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। अगर पेशेंट को ये लगता है कि कोई उसे मारना चाहता है लेकिन ऐसा एक्चुअल में है नहीं, तो ये कंडीशन डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन कहलाती है।
डेल्यूशन का मतलब है फिक्स्ड बिलीफ होता है, फिक्स्ड फॉल्स बिलीफ होता है। उसने ये गलत अवधारणा मन में बिठा ली है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है, उसकी जान लेना चाहता है, तो ये डेल्यूशन ऑफ परसिक्यूशन कहलाता है। ऑप्शन बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नर्स इज केयरिंग फॉर अ क्लाइंट विथ मैलिग्नेंसी। आप एज अ नर्स किसी कैंसर पेशेंट की केयर कर रहे हैं। द क्लासिफिकेशन ऑफ द प्राइमरी ट्यूमर इज TIS। इस पेशेंट में जो कैंसर है वो TIS क्लासिफिकेशन के तहत आता है। द नर्स शुड प्लान फॉर ट्यूमर। अब इस TIS वर्ड को ध्यान में रखते हुए आपको प्लेन जो केयर है उसे प्लान करना है। तो आपके लिए कौन सा स्टेटमेंट सही होगा? आप उस ट्यूमर की केयर करने जा रहे हैं जिसे कि आप असेस नहीं कर सकते, या फिर आप उस ट्यूमर की केयर करने जा रहे हैं जो कि C2 में मौजूद है, या फिर आप उस ट्यूमर की केयर करने जा रहे हैं जिसने लिम्फ नोड को भी प्रभावित कर दिया है, अफेक्ट कर दिया है, इन्वॉल्व कर लिया है, या फिर आप उस ट्यूमर की केयर करने जा रहे हैं जो कि मेटास्टेसिस हो चुका है, यानी अपनी प्राइमरी साइट से निकलकर दूर किसी और ऑर्गन तक पहुंच चुका है। यहां पर आपको इस TIS वर्ड को ध्यान में रखते हुए इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है उसे सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। पेशेंट में जो रिपोर्ट के अनुसार TIS वर्ड दिया गया है इसका मतलब है ट्यूमर इन C2। ट्यूमर इन C2 यानी जो ट्यूमर है वो अभी तक अपनी प्राइमरी ओरिजिन साइट पर है। ट्यूमर जो है जिस जगह पर कैंसर की शुरुआत हुई है उसी जगह पर मौजूद है और उसे हमें केयर करना है। कैंसर के क्लासिफिकेशन के लिए TNM नाम का क्लासिफिकेशन सिस्टम यूज़ किया जाता है। इसमें T जो है वो ट्यूमर को बताता है, N का मतलब होता है नोड्स का इन्वॉल्वमेंट हुआ है या नहीं, और M का मतलब है कि ये कैंसर मेटास्टेसिस हुआ है या नहीं, यानी एक जगह से दूसरी जगह फैला है या नहीं। तो यहाँ पर जो पेशेंट का कैंसर था वो TIS टाइप का था, यानी जो ट्यूमर है वो अभी भी अपनी प्राइमरी ओरिजिन साइट पर है, C2 में ही मौजूद है। तो यहाँ पर ऑप्शन बी को सही माना जाएगा। ऑप्शन ए कहता है दैट कैन नॉट बी असेस्ड। तो अगर असेस नहीं कर पाते तो पेशेंट को कैंसर होता ही नहीं, सो ये स्टेटमेंट गलत हो जाएगा। इसके अलावा ऑप्शन सी में था विथ इंक्रीजिंग लिम्फ नोड इन्वॉल्वमेंट। अगर पेशेंट की रिपोर्ट में लिम्फ नोड का इन्वॉल्वमेंट आता तो यहाँ पर N0 N1 या इस तरह से कुछ वैल्यू N भी मेंशन होता, लेकिन यहाँ पर N को मेंशन नहीं किया गया है। इसका मतलब है नोड्स का इन्वॉल्वमेंट नहीं है। अगर ऑप्शन डी अगर सही होता तो इसका मतलब है कि M भी इस रिपोर्ट में मौजूद होता, लेकिन किसी भी प्रकार का मेटास्टेसिस नहीं है, यानी ट्यूमर जहां से शुरू हुआ था उसी जगह पर है, वो शरीर के दूसरे पार्ट्स तक नहीं फैला है। तो ये ऑप्शन भी गलत होगा। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट, ट्यूमर इज इन C2। नेक्स्ट क्वेश्चन, persecutory delusion is more common in। persecutory delusion किस में आपको कॉमनली देखने को मिलेगा? ऑप्शन ए सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, ऑप्शन बी पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया के पेशेंट में, ऑप्शन सी मैनिक डिप्रेसिव साइकोसिस में, या फिर बाइपोलर अफेक्टिव डिसऑर्डर्स में। परसिक्यूटरी डेल्यूशन के बारे में हमने प्रीवियस क्वेश्चन में डिस्कस किया था कि पेशेंट को ये फॉल्स फिक्स बिलीफ हो जाता है कि कोई उसे नुकसान पहुंचाना चाहता है या कोई उसे मारना चाहता है। ये चीज़ किस प्रकार के डिजीज में आपको मोस्टली देखने को मिलती है, उस ऑप्शन को आपको सेलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया।
पैरानॉइड सिजोफ्रेनिया कंडीशन में आपको परसिक्यूटरी डेल्यूशन देखने को मोस्ट कॉमनली मिलते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 12। अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एस्ट्रोजन इन ब्लड। अगर किसी में एस्ट्रोजन ज़्यादा मात्रा में मौजूद है तो इससे क्या हो सकता है? ऑप्शन ए ओव्यूलेशन हो जाएगा, ऑप्शन बी एफएसएच का सिक्रीशन बंद हो जाएगा या घट जाएगा, ऑप्शन सी वन कॉजेज ऑफ ऑस्टियोपोरोसिस, इस पर्सन को ऑस्टियोपोरोसिस हो जाएगा, या फिर इस पर्सन में ऑप्शन डी लैक्टेशन होने लगेगा यानी मिल्क प्रोडक्शन होने लगेगा। हमारी बॉडी में ब्लड में एस्ट्रोजन का बढ़ना क्या कॉज कर सकता है? सेलेक्ट योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ने की वजह से जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है यानी एफएसएच है वो इनहिबिट हो जाएगा, सिक्रीट नहीं होगा। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। लेट्स डिस्कस अबाउट दिस। हाई concentration of estrogen in female and testosterone in male suppresses the FSH and GnRH by negative feedback mechanism। वन बाय वन डिस्कस करते हैं। अगर किसी फीमेल में एस्ट्रोजन की मात्रा बढ़ जाए तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा इस फीमेल में जो फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन है इसका सप्रेशन हो जाएगा, इसे इनहिबिट कर दिया जाएगा। अगर मेल्स में बात करें तो अगर किसी मेल में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जो कि टेस्टिस द्वारा सिक्रीट होते हैं इसकी मात्रा बढ़ जाती है तो नेगेटिव फीडबैक मैकेनिज्म के द्वारा GnRH हार्मोन का इनहिबिशन या सप्रेशन करवा दिया जाएगा। आप चाहें तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आपके रिवीजन के लिए। क्वेश्चन नंबर 13। A client is diagnosed with emphysema. For what long-term problem should the nurse monitor this client? एक पेशेंट जिसे एम्फाइसीमा कंडीशन है, इस पेशेंट में कौन सी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम के लिए नर्स को लगातार मॉनिटर करते रहना चाहिए? एम्फाइसीमा पेशेंट में कौन सी लॉन्ग टर्म डेंजरस प्रॉब्लम डेवलप ना हो जाए इसके लिए कंटिन्यूअसली मॉनिटरिंग जरूरी है। ऑप्शन 1 लोकलाइज्ड टिश्यू नेक्रोसिस, ऑप्शन 2 कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन, ऑप्शन 3 इंक्रीज रेस्पिरेटरी रेट, ऑप्शन 4 सैचुरेटेड हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल्स। एम्फाइसीमा एक्चुअली क्या है इसे भी अपन जान लेते हैं। हमारे लंग्स के अंदर एल्वुलाइज पाई जाती हैं, एयर सैक्स पाई जाती हैं जो कि लगातार गैसियस एक्सचेंज के लिए सरफेस को बनाती हैं। अगर ये गैसियस एल्वुलाइज लंग्स एल्वुलाइज किसी वजह से डिस्ट्रक्ट हो जाएं, डैमेज हो जाएं, फट जाएं तो गैसियस एक्सचेंज जो है प्रॉपर नहीं हो पाएगा और इसे ही हम एम्फाइसीमा के नाम से जानते हैं। एम्फाइसीमा कंडीशन में जो एल्वुलाइज हैं वो डैमेज हो जाती हैं, कोलैप्स हो जाती हैं। आपने वर्ड सुना होगा बैरल शेप्ड चेस्ट, वो भी इसी एम्फाइसीमा कंडीशन में आपको देखने को मिलेगा। इसके अलावा पिंक पफर भी इसी से रिलेटेड है। गेट बैक टू द क्वेश्चन, choose your answer and write down into the comment section. The right answer is option 2 carbon dioxide retention। कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन। गौर कीजिएगा, जब पेशेंट के जो एल्वुलाई हैं वो डिस्ट्रक्ट हो गए हैं तो इस पेशेंट में गैसियस एक्सचेंज होने के लिए प्रॉपर एल्वुलाई सरफेस अवेलेबल नहीं होगी तो इस पेशेंट की एल्वुलाइज में CO2 का रिटेंशन होने लगेगा, यानी कि लंग्स के अंदर CO2 की मात्रा, बॉडी के अंदर CO2 की मात्रा बढ़ने लगेगी और आगे जाके रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो सकती है।
रेस्पिरेटरी एसिडोसिस कंडीशन डेवलप हो जाएगी और इसी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड रिटेंशन के लिए हमें अवेयर रहना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 14, द कॉर्पस ल्यूटियम ऑफ प्रेगनेंसी इज फंक्शनल एक्टिव अप टू। प्रेगनेंसी के दौरान जो कॉर्पस ल्यूटियम है वो कितने समय तक फंक्शनल रहती है? ऑप्शन ए 10 to 12 वीक्स, ऑप्शन बी 4 to 6 वीक्स, ऑप्शन सी 2 to 4 वीक्स, ऑप्शन डी 6 to 8 वीक्स। कॉर्पस ल्यूटियम प्रेगनेंसी में कितने समय तक फंक्शनल रहती है ये आपको बताना है। The right answer is option A. Total 10 to 12 weeks is the duration when the corpus luteum is during pregnancy is functionally active. क्वेश्चन नंबर 15 की बात करेंगे। कॉपर कैरिंग कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस एक्ट बाय। कॉपर से बने कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जिसे आप कॉपर टी के नाम से जानते हैं, ये किस प्रकार से कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं इसे आपको बताना है। ऑप्शन ए प्रिवेंटिंग ओव्यूलेशन, ये ओव्यूलेशन को रोक देते हैं, ओवम के रिलीज को रोक देते हैं। या फिर ऑप्शन बी प्रिवेंट स्पर्मेटोजोआ टू कमिंग इन कांटेक्ट विद ओवम, ये स्पर्म को ओवम तक नहीं पहुंचने देते। या फिर ऑप्शन सी डिस्ट्रक्शन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये स्पर्मेटोजोआ को डिस्ट्रक्ट कर देते हैं। या फिर मेकिंग सर्वाइकल म्यूकस थिक टू प्रिवेंट पेनिट्रेशन ऑफ स्पर्मेटोजोआ, ये सर्वाइकल म्यूकस को थिक बनाकर स्पर्म को ओवम को पेनिट्रेट करने से रोक देते हैं। सेलेक्ट योर आंसर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो कॉपर टी डिवाइस हैं वो स्पर्म को ओवम तक पहुंचने ही नहीं देते हैं, इस प्रकार से ये कॉन्ट्रासेप्टिव इफेक्ट प्रोड्यूस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 16, अ क्लाइंट 2 days पोस्ट ऑपरेटिव कॉलोन रिसेक्शन, एक पेशेंट जिसे 2 दिन पहले कॉलोन रिसेक्शन नामक सर्जरी हुई है, आफ्टर कफिंग एपिसोड द क्लाइंट वुंड एविसरेट्स, इस पेशेंट को अचानक कफिंग होती है, खांसी आती है और खांसी की वजह से इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर बढ़ने के कारण उसकी जो इंसिजन साइट है वो डैमेज हो जाती है, टूट जाती है और एब्डोमिनल कंटेंट बाहर आ जाता है, यानी वुंड एविसरेशन हो जाता है। पेशेंट में एब्डोमिनल सर्जरी हुई थी 2 दिन पहले, लेकिन पेशेंट को अचानक तेज खांसी आई और उसके टाँके टूट गए और इस वजह से पेशेंट की जो इंटेस्टाइन है वो इस सर्जिकल साइट से बाहर आ गई। इस सिचुएशन में इंपॉर्टेंट नर्सिंग एक्शन क्या होगा? एज अ नर्स आप इस पेशेंट में क्या करेंगे? एविसरेशन शब्द का मतलब होता है कि सर्जरी के बाद सर्जिकल वुंड से कोई भी इंटरनल कंटेंट यदि बाहर आ जाए तो इसे आप एविसरेशन कहेंगे। ऑप्शन ए है री इंसर्ट द प्रोट्रूडिंग ऑर्गन कवर विथ 4x4 गॉज, आप इस बाहर आए ऑर्गन को वापस से अंदर पुश कर देंगे और 4x4 के गॉज से कवर कर देंगे। या फिर ऑप्शन बी कवर द वुंड विथ स्टेराइल 4x4 एंड एबीडी ड्रेसिंग, आप इस घाव को स्टेराइल गॉज से कवर करके एबीडी ड्रेसिंग अप्लाई कर देंगे। या फिर ऑप्शन सी कवर द वुंड विथ स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग, आप इस घाव को स्टेराइल सेलाइन सॉक्ड ड्रेसिंग से कवर कर देंगे। या फिर ऑप्शन डी अप्लाई एन एब्डोमिनल बाइंडर एंड मैनुअल प्रेशर टू द वुंड, हम इस पेशेंट पर एब्डोमिनल बाइंडर अप्लाई करेंगे और मैनुअल प्रेशर लगाएंगे। इन चारों में से क्या ऑप्शन सही होगा आपके अनुसार? सेलेक्ट कीजिएगा, आंसर लिखिएगा। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी,
यहाँ पर हम सेलाइन, स्टेराइल सेलाइन सोक्ड ड्रेसिंग से पेशेंट के एविसरेशन साइट को कवर करेंगे। स्टेराइल होनी चाहिए, यानी कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन नहीं हो इससे। सेलाइन शॉक्ड होनी चाहिए ताकि ऑर्गन जो बाहर आया है वो ड्राई ना हो। सो याद रखिएगा, बेस्ट एक्शन यही है कि आप जब भी पेशेंट में एविसरेशन हो, एब्डोमिनल कंटेंट सर्जिकल साइट से बाहर आ जाए, तो उस पर एक स्टेराइल सेलाइन गॉज को डालकर कवर कर दें और उसे तुरंत फिर ओटी भेज दें, ताकि जो सर्जन है वो सर्जरिकल प्रोसेस का इस्तेमाल करते हुए इसे वापस रीइंसर्ट करें। कभी भी ऑर्गन के बाहर आने पर आप खुद से उसे रीइंसर्ट करने की कोशिश ना करें, ये गलत इंटरवेंशन माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ गैमेटोजेनेसिस the female and male sex cells divide and they contain। गैमेटोजेनेसिस यानी गैमेट्स के निर्माण के समय मेल और फीमेल सेक्स सेल्स डिवाइड होती हैं, और इन न्यू सेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं इसे आपको सेलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, डिप्लॉयड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द न्यूक्लियाई ऑफ न्यू सेल्स। ऑप्शन बी, haploid number of chromosomes in the nuclei of new cells. Option C, 24 pairs of autosomes in the nuclei. Option D, 46 pairs of chromosomes in the nuclei। इन चारों में से कौन सा ऑप्शन सही है इसे आपको सिलेक्ट करना है। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। जो सेक्स सेल्स होती हैं उनके अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऐसा क्यों है, आइए इसे जान लेते हैं। ओवा इन फीमेल एंड स्पर्मेटोजोवा इन मेल्स कॉल्ड द जर्म और सेक्स सेल्स। सबसे पहली बात, मेल्स के अंदर स्पर्म या स्पर्मेटोजोवा को हम सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स के नाम से जानते हैं, और फीमेल्स के अंदर ओवा या ओवम को हम जर्म सेल या सेक्स सेल के नाम से जानते हैं। जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स मीन्स सेल हुज फंक्शन इज टू रिप्रोड्यूस द ऑर्गेनिज्म। जर्म सेल्स और सेक्स सेल्स का काम है कि रिप्रोडक्शन करवाना, जनन करवाना। Sex cells usually has a single set of chromosome haploid number in their nuclei। याद रखिएगा, हमारी बॉडी की जो कोई और सेल्स होती है उसके अंदर टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, लेकिन जो सेक्स सेल्स या जर्म सेल्स होती हैं उनमें ओनली 23 क्रोमोसोम्स होते हैं। सो याद रखिएगा, जर्म सेल्स या सेक्स सेल्स के अंदर हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, और ये हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स की सेल्स आपस में जुड़कर नया क्रोमोसोम बनाती हैं। जैसे एग्जांपल के लिए मान लीजिए मेल से मान लीजिए 23 आए, फीमेल से 23 आए, तो आने वाला ऑर्गेनिज्म कंप्लीटली 46 क्रोमोसोम्स के साथ बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, मेनिया इज अ टाइप ऑफ। मेनिया क्या है इसे आपको सिलेक्ट करना है। ऑप्शन ए, मेनिया इज अ थॉट डिसऑर्डर। ऑप्शन बी, इट इज अ डिसोसिएटिव डिसऑर्डर। ऑप्शन सी, इट इज अ मूड डिसऑर्डर। ऑप्शन डी, इट इज अ न्यूरोटिक डिसऑर्डर। मेनिया किस प्रकार का डिसऑर्डर है? The right answer is option C। Mania is a mood disorder। याद रखिएगा, M for mania, M for mood disorder। M for mania, M for mood disorder। Mania एक mood disorder है। ऑप्शन C करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 19, मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ कीमोथेरेपी ड्रग्स। कैंसर के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल की जाने वाली कीमोथेरेपी मेडिसिन्स का
मोस्ट कॉमन यानी सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला साइड इफेक्ट कौन सा है? ऑप्शन ए एनोरेक्सिया, ऑप्शन बी एलोपेशिया, ऑप्शन सी स्टोमेटाइटिस, ऑप्शन डी वॉमिटिंग। Most common side effect of chemotherapy drugs are, the right answer is option A. Anorexia is the most common side effect. Anorexia का मतलब है भूख ना लगना. Most common side effect of chemotherapy is anorexia. Alopecia is not a most common. It happens when cancer patients taking chemotherapy for long time. Alopecia का मतलब है हेयर लॉस होना और ये कंडीशन मोस्टली उन लोगों में देखी जाती है जो लंबे समय तक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन. The opening of Bartholin's duct are situated in the. Bartholin duct की ओपनिंग कहाँ पर पाई जाती है? ऑप्शन ए इन वेजाइना, ऑप्शन बी इन यूट्रस, ऑप्शन सी सुपरफिशियल पेरिनियल पाउच, ऑप्शन डी इन वेस्टिब्यूल. बार्थोलिन डक्ट की ओपनिंग कहाँ पाई जाती है ये बताना है आपको. द राइट आंसर इज ऑप्शन डी. बार्थोलिन डक्ट की जो ओपनिंग है वो वेस्टिब्यूल में पाई जाती है. ऑप्शन डी इज करेक्ट. आइए बार्थोलिन ग्लैंड के बारे में जान लें. बार्थोलिन ग्लैंड आर टू स्मॉल कंपाउंड mucus glands located one in each lateral wall of vestibule of the vagina near the vaginal opening at the base of labia majora. बार्थोलिन जो ग्लैंड्स होती हैं वो संख्या में 2 होती हैं और ये लेबिया मेजोरा के बेस पर वेजाइनल ओपनिंग के बहुत ही पास पाई जाती हैं. It produces a small amount of mucus during the sexual arousal and intercourse for lubrication. इन बार्थोलिन डक्ट का काम होता है सेक्सुअल अराउजल और इंटरकोर्स के दौरान म्यूकस का सिक्रीशन करना और इस म्यूकस के कारण ही ल्यूब्रिकेशन मिलता है, फ्रिक्शन कम से कम होता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Withhold oral feeding in patient with acute pancreatitis. अगर किसी पेशेंट में पैंक्रिएटाइटिस कंडीशन है तो उसे ओरल फीडिंग क्यों नहीं दी जाती? ऑप्शन ए मेंटेन एल्कलाइन गैस्ट्रिक पीएच, ऑप्शन बी रिलीव गैस्ट्रिक स्टैसिस, ऑप्शन सी रिलीव डिस्टेंशन, ऑप्शन डी रिड्यूस पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस. एक्यूट पैंक्रिएटाइटिस होने पर ओरल फीडिंग क्यों रोक दी जाती है? The right answer is option D. पेशेंट में पैंक्रियाटिक सिक्रेशंस को रोकने के लिए ओरल फीडिंग को रोक दिया जाता है. नेक्स्ट क्वेश्चन. यूरिनरी बैग ऑफ फॉलिस कैथेटर पेशेंट नीड टू बी केप्ट. रिटेंशन ऑफ यूरिन होने पर पेशेंट में हम प्लास्टिक ट्यूब या फॉलिस कैथेटर लगाते हैं. इस कैथेटर से अटैच किया हुआ यूरिनरी बैग हम किस लेवल पर रखते हैं? ऑप्शन ए एट द लेवल ऑफ पेशेंट, ऑप्शन बी बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट, ऑप्शन सी ऑन द लैप ऑफ पेशेंट, ऑप्शन डी अबव द लेवल ऑफ पेशेंट. यूरिनरी बैग को आप किस लेवल पर रखेंगे? पेशेंट के लेवल पर, पेशेंट के लेवल से ऊपर, पेशेंट के लेवल से नीचे या फिर पेशेंट के लैप में, गोदी में? द राइट आंसर इज ऑप्शन बी बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट. अगर क्लाइंट में कैथेटर लगा हुआ है तो यूरिनरी बैग जो है हमेशा पेशेंट के ब्लेडर के नीचे होना चाहिए.
ऐसा क्यों है, आइए इस कॉन्सेप्ट को जान लें। ग्रेविटी प्रमोट्स द ड्रेनेज ऑफ यूरिन, सो इट शुड बी केप्ट बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट। पेशेंट में कैथेटर लगाकर जब यूरिन को बाहर निकाला जाता है तो उसमें यूरिन के बाहर आने के पीछे ग्रेविटी है, गुरुत्वाकर्षण है। अगर जो यूरिनरी बैग है, कैथेटर बैग है, वो पेशेंट के ब्लैडर से नीचे रहेगा तो ग्रेविटी के कारण सारा यूरिन ब्लैडर से निकलकर उस यूरिन बैग में कलेक्ट हो जाएगा और ये बिल्कुल सही है। अगर आपने यूरिन बैग को पेशेंट के ब्लैडर के लेवल से ऊपर रख दिया तो ग्रेविटी के कारण इस यूरो बैग से यूरिन वापस ब्लैडर की तरफ मूव कर सकता है और पेशेंट में इन्फेक्शन होने का संभावना बढ़ जाती है। सो ऑलवेज कीप द यूरो बैग बिलो द लेवल ऑफ पेशेंट्स ब्लैडर। क्वेश्चन नंबर 27, important question. The four cardinal or vital signs of inflammation. इन्फ्लामेशन के वाइटल साइंस या कार्डिनल साइंस को सिलेक्ट करना है आपको। ऑप्शन ए पेन, कोल्डनेस, रेडनेस, पस फॉर्मेशन। ऑप्शन बी पेन, पेलनेस, कोल्ड, स्वेलिंग। ऑप्शन सी पेन, हीट, रेडनेस, swelling. Option D heat, redness, swelling, discomfort. What are the four cardinal signs of inflammation? The right answer is option C. It is pain, heat, redness and swelling. अगर किसी पर्सन में इन्फ्लेमेशन होती है तो उसे पेन होगा, उसे उस पर्टिकुलर पार्ट पर हीट फील होगा, गर्म महसूस होगा, उस जगह पर रेडनेस होगी और साथ ही साथ आपको स्वेलिंग भी दिखाई देगी। सो पेन, हीट, रेडनेस एंड स्वेलिंग आर द फोर कार्डिनल और वाइटल साइंस ऑफ इन्फ्लेमेशन। क्वेश्चन नंबर 28, which of the following is not a heat loss mechanism from the body? इन चारों में से आपको उस मेथड को सेलेक्ट करना है जो कि हीट लॉस का मेथड नहीं है। ऑप्शन ए कंडक्शन, ऑप्शन बी कन्वेक्शन, ऑप्शन सी इवोपरेशन, ऑप्शन डी इरेडिएशन। Which is not a heat loss mechanism? The right answer is option D. Irradiation is not a method of heat loss. कंडक्शन का मतलब है कि जब कोई सब्सटेंस किसी दूसरे सब्सटेंस के टच में है तो यहाँ से यहाँ या यहाँ से यहाँ हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है। जब दो सब्सटेंस आपस में कनेक्टेड हों तो उनके बीच में हीट का ट्रांसफ़र हो सकता है, ये कंडक्शन कहलाता है। कन्वेक्शन मेथड क्या है? कन्वेक्शन मेथड का मतलब है एयर के द्वारा एक जगह से जो हीट है दूसरी जगह पर ट्रांसफ़र होती है। और नेक्स्ट बात करते हैं इवोपरेशन की। इवेपोरेशन का मतलब होता है, हिंदी में बोलें तो वाष्पीकरण। अगर कहीं पर पानी है और उसे किसी सोर्स से हीट मिल जाए तो उससे वेपर बनेगा, यानी वाष्प बनेगी, भाप बनेगी, यही इवेपोरेशन कहलाता है। जबकि लास्ट में इरेडिएशन को हम जान लेते हैं। इरेडिएशन का मतलब होता है किसी जगह पर मान लीजिए रेडिएशन हो रहा है, इस जगह पर किसी चीज को लाकर रख देना, यानी रेडिएशन के सामने एक्सपोजर करना इररेडिएशन कहलाता है। रेडिएशन वाली साइट पर एक्सपोजर देना इररेडिएशन कहलाता है। इट इज नॉट अ मेथड ऑफ हीट लॉस। क्वेश्चन नंबर 29, इक्विपमेंट यूज्ड टू मेजर द ऑक्सीजन सैचुरेशन।
ऑक्सीजन सैचुरेशन को मेजर करने के लिए आप कौन सा इक्विपमेंट यूज करेंगे? ऑप्शन ए बिली ब्लैंकेट, ऑप्शन बी पल्स ऑक्सीमीटर, ऑप्शन सी ऑप्थेल्मोस्कोप, ऑप्शन डी गोनियोमीटर। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। यहाँ पर हम पल्स ऑक्सीमीटर के द्वारा ऑक्सीजन सैचुरेशन यानी ब्लड में ऑक्सीजन की मात्रा को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑप्थेल्मोस्कोप आइज के एग्जामिनेशन में यूज किया जाता है और गोनियोमीटर की मदद से हम जॉइंट की रेंज ऑफ मोशन को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 30। The important aspect to be included in the discharge plan of a child with cleft lip and palate। cleft lip और cleft palate वाले चाइल्ड को डिस्चार्ज करते समय हमें क्या इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन देने चाहिए? ऑप्शन ए एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ विटामिन सप्लीमेंट्स, ऑप्शन बी एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न, ऑप्शन सी एप्लीकेशन ऑफ स्टेराइल ड्रेसिंग ओवर द लिप, ऑप्शन डी एडहेरेंस टू एंटीबायोटिक थेरेपी। इन चारों में से आपको बताना है कि अगर पेशेंट में क्लेफ्ट लिप या पैलेट की कंडीशन है तो कौन सा इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन दिया जाना चाहिए। द राइट आंसर इज ऑप्शन बी। हम इस पेशेंट को एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न के बारे में बताएंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट। याद रखिएगा, जिन बच्चों में क्लेफ्ट लिप या पैलेट की कंडीशन होती है उनमें एस्पायरेशन होने की संभावना बहुत ज़्यादा होती है। इस वजह से इसे रिड्यूस करने के लिए हम एडिक्वेट फीडिंग पैटर्न को प्रायोरिटी देंगे। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 31। ड्रॉप इज इंडिकेटेड बाय विच एब्रीवेशन। अगर आपको प्रिस्क्रिप्शन में इन चारों में से कौन सा एब्रीवेशन लिखा दिखे तो आप उसे ड्रॉप मानेंगे। सेलेक्ट योर आंसर, राइट डाउन इनटू द कमेंट सेक्शन। और अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लग रहा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। Please click upon the like button if you think these questions are valuable। हमेशा याद रखिएगा, GTT एब्रीवेशन ड्रॉप्स को डिनोट करता है। ऑप्शन ए इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 32। बेस्ट पोजीशन गिवन टू अ अनकॉन्शियस क्लाइंट व्हाइल परफॉर्मिंग ओरल केयर। एक बेहोश पर्सन या पेशेंट को ओरल केयर देने के दौरान कौन सी पोजीशन दी जाती है? ऑप्शन ए सुपाइन, ऑप्शन बी सिटिंग, ऑप्शन सी साइड लाइंग, ऑप्शन डी फॉवलर्स पोजीशन। अनकॉन्शियस पेशेंट है, ओरल केयर करवानी है आपको, तो कौन सी पोजीशन प्रिफर करेंगे आप? द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। हमेशा याद रखिएगा, ओल्ड अनकॉन्शियस पेशेंट्स में एस्पायरेशन हो सकता है, यानी जो फ्लूइड या लिक्विड आप ओरल केयर के दौरान यूज़ कर रहे हैं वो लंग्स में जा सकता है, एस्पायरेट हो सकता है। इस खतरे को टालने के लिए हम उसे हमेशा साइड लाइन पोजीशन देंगे या लेफ्ट लेटरल पोजीशन देंगे या फिर उसे करवट दिलाकर रखेंगे ताकि जितना भी फ्लूइड या लिक्विड या सॉल्यूशन या मेडिकेशन जो है वो बाहर की तरफ ड्रेन होता रहे, अंदर ना जाए। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 33। इंसुलिन इंड्यूस्ड hypoglycemia rebound to hyperglycemia that accelerate release of epinephrine and glucagon response to hypoglycemia is called। इस क्वेश्चन को हम एक सिचुएशन के अकॉर्डिंग समझेंगे तो आप बेहतर तरीके से इसे जान सकते हैं। इम्पॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, प्रीवियस एग्जाम में कई बार अलग अलग तरीके से पूछा गया है। मान लीजिए कोई डायबिटीज़ का पेशेंट है और वो इंसुलिन ले रहा है। रात को सोते समय इस पर्सन ने इंसुलिन लिया और इस इंसुलिन की इफ़ेक्ट की वजह से उसे रात को ही सोते समय
हाइपोग्लाइसीमिया हो गया, यानी उसकी बॉडी में जो शुगर का लेवल था, ग्लूकोज का लेवल था, वो काफ़ी कम हो गया। ठीक है, अब उसकी बॉडी ने ये समझा कि बॉडी में ग्लूकोज का लेवल कम हो रहा है, मतलब डेंजर सिचुएशन है। तो उस पर्सन के सोते हुए ही उसकी बॉडी ने शुगर लेवल को बढ़ाने के लिए एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन का सिक्रीशन शुरू कर दिया। बॉडी के द्वारा प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म सिस्टम एक्टिवेट हुआ और बॉडी ने एपिनेफ्रिन और ग्लूकागॉन नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन बढ़ा दिया। और इन दोनों सिक्रेशंस की वजह से, इन दोनों हार्मोन्स की वजह से अब इस पर्सन के अंदर ग्लूकोज का जो लेवल है मॉर्निंग के समय आपको पहले से काफ़ी बढ़ा हुआ मिलता है। तो इस सिचुएशन को, इस फिनोमिना को आप क्या कहेंगे? रात को इंसुलिन लिया, इंसुलिन की वजह से रात को ही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम हो गया, बॉडी ने सोचा खतरा है, बॉडी ने शुगर लेवल को और बढ़ा दिया। ये इफेक्ट क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए सोमोगाई इफेक्ट, ऑप्शन बी हेल्डेमे इफेक्ट, ऑप्शन सी डॉन फिनोमिना, ऑप्शन डी फॉर इफेक्ट। The right answer is option A. It is called Somogai effect. It is called Somogai effect. Next question. The following are the functions of kidney except. इस शब्द को बहुत गौर से पढ़िएगा। हमेशा जब भी आप एग्ज़ाम दें तो क्वेश्चन को पूरा पढ़ें, ज़रा भी कन्फ्यूजन हो तो दोबारा से इसे रीड करें, फिर सारे ऑप्शंस को पढ़ें और फिर फाइनली अपना आंसर दें। आपको यहाँ बताना है कि कौन सा ऑप्शन किडनी का फंक्शन नहीं है। ऑप्शन ए फॉर्मेशन ऑफ इरिथ्रोपोइटिन, ऑप्शन बी फॉर्मेशन ऑफ यूरिया, ऑप्शन सी मेंटेनिंग वाटर बैलेंस, ऑप्शन डी मेंटेनिंग एसिड बैलेंस, which is not a function of kidney. The right answer is option B. Formation of urea is not a function of kidney. Let's see about this. Functions of kidney: मेंटेनिंग वाटर, इलेक्ट्रोलाइट एंड एसिड बेस बैलेंस। हमारी जो किडनी है वो बॉडी में फ्लूइड का रेगुलेशन, वाटर का रेगुलेशन करती है, इलेक्ट्रोलाइट्स को बैलेंस करती है, साथ ही साथ एसिड बेस बैलेंस को भी मेंटेन करती है। फॉर्मेशन ऑफ हार्मोन्स लाइक इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन, 125 डाईहाइड्रोक्सी कॉल कैल्सिफिरॉल और कैल्सिट्रायोल हमारी किडनी के द्वारा इरिथ्रोपोइटिन, रेनिन और कैल्सिट्रायोल नामक हार्मोन्स का सिक्रीशन या निर्माण किया जाता है। एक्सेसिव मेटाबॉलिक वेस्ट लाइक यूरिया, यूरिक एसिड एंड क्रेटिनिन। हमारी किडनी का काम है बॉडी में बन रहे वेस्ट प्रोडक्ट जैसे यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन, इन सभी को बॉडी से बाहर निकालना, ना कि इनका निर्माण करना। गौर कीजिएगा, यूरिया, यूरिक एसिड और क्रेटिनिन ये सभी मेटाबॉलिक वेस्ट प्रोडक्ट हैं जो कि बॉडी में मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं। इन सभी वेस्ट को बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनीज का है, ना कि इन्हें बनाने का। ऑप्शन में बताया गया था कि यूरिया का निर्माण, जबकि नहीं, यूरिया का निर्माण जो है वो लीवर में होता है प्रोटीन की मेटाबॉलिज्म के बाद, और इसे बॉडी से बाहर निकालने का काम किडनीज करती हैं। सो ऑप्शन बी, फॉर्मेशन ऑफ यूरिया इज नॉट अ फंक्शन ऑफ किडनी बिकॉज यूरिया इज formed into the liver after the metabolism of protein. Next question, important. After receiving magnesium sulfate, a pregnant client develops signs of toxicity. What should the nurse to be prepared to administer? किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को आपने MgSO4 यानी मैग्नीशियम सल्फेट दिया और इस क्लाइंट में इस ड्रग से
टॉक्सिसिटी हो गई, एडवर्स रिएक्शंस होने लग गई, तो आप इसके एंटीडोट के रूप में क्या देंगे? ऑप्शन ए ऑक्सीजन, ऑप्शन बी एपिनेफ्रिन, ऑप्शन सी पोटेशियम क्लोराइड, ऑप्शन डी कैल्शियम ग्लूकोनेट। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, प्रीवियस एग्जाम में कई बार इसे पूछा गया है। इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट जरूर ले लीजिएगा आप। द राइट आंसर इज ऑप्शन डी। याद रखिएगा, जब भी किसी प्रेग्नेंट क्लाइंट को MgSO4 दिया जाता है तो यदि उसमें टॉक्सिसिटी हो जाए तो एंटीडोट के रूप में कैल्शियम ग्लूकोनेट का इस्तेमाल किया जाता है। एंटीडोट फॉर मैग्नीशियम सल्फेट टॉक्सिसिटी इज कैल्शियम ग्लूकोनेट। क्वेश्चन नंबर 38, Which of the following finding suggest ulcerative colitis? इन चारों में से आपको उस फाइंडिंग को सजेस्ट करना है, सेलेक्ट करना है जो कि आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस कंडीशन में देखने को मिलती है। ऑप्शन ए लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल, स्टूल में फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस। ऑप्शन बी स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल, स्टूल में कम मात्रा में फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस। ऑप्शन सी डायरिया विद डार्क कलर्ड ब्लड, डायरिया के साथ डार्क कलर्ड ब्लड की प्रेजेंस। या फिर ऑप्शन डी डायरिया विद पस एंड म्यूकस, डायरिया में पस और म्यूकस की प्रेजेंस। अल्सरेटिव कोलाइटिस हमारी जो इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन है, उसमें अल्सर्स होना और इंटेस्टाइन में इन्फ्लामेशन होना अल्सरेटिव कोलाइटिस कहलाता है। अब आपको बताना है कि इन चारों ऑप्शंस में से आपको अल्सरेटिव कोलाइटिस में कौन सी फाइंडिंग देखने को मिलेगी। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी। अल्सरेटिव कोलाइटिस में आपको डायरिया विथ डार्क कलर्ड ब्लड देखने को मिलेगा, यानी कि स्टूल में डार्क कलर्ड ब्लड की प्रेजेंस अल्सरेटिव कोलाइटिस को बताती है। ऑप्शन सी करेक्ट। इसी से जुड़े कुछ और पॉइंट्स हैं, इन्हें भी हम डिस्कस कर लेते हैं। लार्ज अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल सजेस्ट हेमरॉइड्स, अगर किसी क्लाइंट को हेमरॉइड्स है, पाइल्स है, तो स्टूल के साथ फ्रेश ब्लड की प्रेजेंस इसमें अक्सर देखी जाती है। स्मॉल अमाउंट ऑफ फ्रेश ब्लड इन स्टूल सजेस्ट कैंसर ऑफ रेक्टम, अगर किसी पर्सन में स्टूल के साथ स्मॉल अमाउंट में फ्रेश ब्लड आया है तो इसका मतलब है इसे रेक्टम का कैंसर हुआ है। डायरिया विथ पस एंड म्यूकस सजेस्ट द क्रोहान्स डिजीज, अगर पेशेंट को स्टूल के साथ पस और म्यूकस भी आ रहा है तो इसका मतलब है इसे क्रोहान्स डिजीज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 39, इन्फेंट ऑफ डायबिटिक मदर डज नॉट हैव, अगर कोई डायबिटीज से सफरिंग मदर है उसके बेबी में आपको कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी। ऑप्शन ए क्वाडल रिग्रेशन सिंड्रोम, ऑप्शन बी हाइपोग्लाइसीमिया, ऑप्शन सी माइक्रोसोमिया, ऑप्शन डी ट्रांसपोजिशन ऑफ ग्रेट वेसल्स। इन चारों में से डायबिटिक मदर के बेबी में कौन सी फाइंडिंग नहीं देखने को मिलेगी आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज माइक्रोसोमिया। याद रखिएगा, जितनी भी डायबिटीज मदर्स होती हैं, ऐसी मदर जिनमें डायबिटीज कंडीशन है, उनके बेबी जो होते हैं वो मैक्रोसोमिक होते हैं, मैक्रोसोमिक बेबीज होते हैं, यानी इनके जो बेबीज हैं उनका बॉडी बिल्ड नॉर्मल बेबीज की तुलना में काफ़ी बढ़कर होता है, यानी इनका बॉडी साइज काफ़ी बड़ा होता है नॉर्मल न्यूबॉर्न बेबीज से। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। क्वेश्चन नंबर 40, द सीक्वेंस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ प्यूबर्टी इन गर्ल्स इज,
गर्ल्स में जो सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टरिस्टिक्स डेवलप होते हैं या प्यूबर्टी जो डेवलप होती है उसका क्या सीक्वेंस होता है? ऑप्शन ए थैलार्की, प्यूबार्की, मेनार्की। ऑप्शन बी प्यूबार्की, थैलार्की, मेनार्की। ऑप्शन सी प्यूबार्की, मेनार्की, थैलार्की। ऑप्शन डी मेनार्की, थैलार्की, प्यूबार्की। प्यूबर्टी डेवलपमेंट सीक्वेंस बताना है आपको। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। याद रखिएगा, सबसे पहले थैलार्की यानी कि डेवलपमेंट ऑफ ब्रेस्ट या ब्रेस्ट बर्ड्स का आना, उसके बाद प्यूबार्की यानी प्यूबिक हेयर्स का आना, और फाइनली मेंस्ट्रुअल साइकिल का होना, मेनार्की। दिस इज द सीक्वेंस दैट यू विल फाइंड इन अ गर्ल ड्यूरिंग प्यूबर्टल डेवलपमेंट। Question number 41. What is the primary purpose of administering corticosteroids to a child with nephrotic syndrome? अगर किसी बच्चे को नेफ्रोटिक सिंड्रोम है तो उसे कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स देने का मुख्य कारण क्या होता है? ऑप्शन ए टू इंक्रीज ब्लड प्रेशर, बीपी बढ़ाने के लिए, टू प्रिवेंट इन्फेक्शन, या फिर टू डिक्रीज प्रोटीन्यूरिया, या फिर ऑल ऑफ द अबव। नेफ्रोटिक सिंड्रोम के पेशेंट को कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स क्यों दिए जाते हैं? ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर, टू डिक्रीज प्रोटीन्यूरिया। याद रखिएगा, नेफ्रोटिक सिंड्रोम के अंदर बच्चे की बॉडी से यूरिन के थ्रू प्रोटीन का बहुत ज़्यादा लॉस हो रहा होता है। इस चीज़ को रोकने के लिए हम कॉर्टिकोस्टेरॉइड्स प्रिस्क्राइब करते हैं। ऑप्शन सी इज करेक्ट हियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, रिकमेंडेड टेम्परेचर फॉर लॉन्ग टर्म यूज ऑफ पोलियो वैक्सीन। अगर आपको पोलियो वैक्सीन को लंबे समय तक स्टोर करना है तो कितने टेम्परेचर पर करेंगे आप? ऑप्शन ए 36 डिग्री, ऑप्शन बी -20 डिग्री, ऑप्शन सी -4 डिग्री, या फिर ऑप्शन डी नन ऑफ द अबव। ऑप्शन बी इज करेक्ट हियर। -20 डिग्री सेंटीग्रेड इज द टेम्परेचर दैट will be recommended to store the polio vaccine for long term. Option B correct. Question number 43. Diarrhea, dementia, dermatitis are the symptoms of. Diarrhea, dementia, dermatitis are the symptoms of. Option A pellagra, option B beriberi, option C scurvy, option D stomatitis. किस डिजीज में आपको ये तीनों सिम्टम्स देखने को मिलते हैं? डायरिया, डिमेंशिया मीन्स मेमोरी लॉस, एंड डर्मेटाइटिस मीन्स स्किन डिजीज दैट कॉज इचिंग। द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। These all are the symptoms of pellagra disease. These are the symptoms of pellagra disease. Question number 44. An increase in rate and depth of respiration with alternating period of apnea is known as. अगर किसी पर्सन में रेस्पिरेशन की रेट और डेप्थ दोनों ही इंक्रीज हो रही हैं और बीच बीच में एपनिया होता है यानी एब्सेंस ऑफ रेस्पिरेशन देखा जाता है, तो ये क्या कहलाएगा? ऑप्शन ए स्ट्राइडर, ऑप्शन बी पॉलिपनिया, ऑप्शन सी काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, या फिर ऑप्शन डी वीजिंग। रेट और डेप्थ दोनों बढ़ रहे हैं, बीच में एपनिया हो रहा है। द राइट आंसर इज ऑप्शन सी, इट इज कॉल्ड काइन स्ट्रोक रेस्पिरेशन। गौर कीजिएगा,
पेशेंट की रेट और डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन बढ़ता है, फिर एपनिया हो जाता है, फिर रेस्पिरेशन बढ़ता है, फिर एपनिया हो जाता है। तो इस तरह से ये एक पैटर्न बन रहा है जिसे आप चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन, चेन स्ट्रोक रेस्पिरेशन के नाम से जानते हैं। ऑप्शन सी करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस क्लास, क्वेश्चन नंबर 45। Which of the following is a screening test for balance? बैलेंस के लिए कौन सा टेस्ट इस्तेमाल किया जाता है? ऑप्शन ए रिने टेस्ट, ऑप्शन बी वेबर, ऑप्शन सी एलन, ऑप्शन डी रॉमबर्ग। अगर किसी क्लाइंट में बॉडी बैलेंस का टेस्ट आपको करना है तो कौन सा टेस्ट करवाएंगे आप? बॉडी बैलेंस के एग्जामिनेशन के लिए बैलेंस टेस्ट कौन सा है? द राइट आंसर इज ऑप्शन डी, रॉमबर्ग्स टेस्ट का इस्तेमाल हम बॉडी बैलेंस को असेस करने के लिए करते हैं। रिन्ने और वेबर हियरिंग से रिलेटेड हैं, जबकि एबीजी के दौरान पेटेंसी को चेक करने के लिए, अल्नर पेटेंसी को चेक करने के लिए एलन टेस्ट करवाया जाता है। थैंक यू सो मच एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस कंप्लीट सेशन। अगर आपको आज का ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को ज़रूर लाइक कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।